हेलो बच्चों, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, इसमें बीच में एक वीडियो अबाउट नेशनल रिवर गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में डाला गया था। और इससे जस्ट पहले फिजिक्स में 3 नंबर का जो 100% आएगा, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इतने आसान और बेहतरीन अंदाज में हम ये 100% दावा करते हैं अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आज जो है, चूंकि वैद्युत सेल क्या होता है ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अब वैद्युत सेलों का संयोजन, तो आज का जो टॉपिक है वैद्युत वैद्युत सेलों का वैद्युत सेलों का संयोजन है आज का टॉपिक। अब देखिए, बात को खुद ही समझिए कि एक सेल के द्वारा किसी भी परिपथ में प्रबल वैद्युत धारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। अरे अब हम लोग छोटे भी रहे, पहले मतलब टॉर्च में, रेडियो में एक सेल नहीं लगाया जाता है, दो दो सेल, तीन तीन सेल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त हो। तो कहने का मतलब एक सेल द्वारा प्रबल वैद्युत धारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रबल परिपथ में प्रबल वैद्युत धारा का प्राप्त करने के लिए कई सेलों का संयोजन किया जाता है, जिसे कई सेलों का संयोजन किया जाता है। और कई सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। मतलब पीछे एक दो बार आया है कि बैटरी और सेल में क्या अंतर है। तो कहने का मतलब सेल में एक दुर्बल धारा प्राप्त की जाती है, जबकि बैटरी में एक प्रबल धारा प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब तो यही कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कहने का मतलब परिपथ में प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए परिपथ में प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों का संयोजन किया जाता है। अब ये कहने का मतलब कई सेलों का संयोजन किया जाता है, जिन्हें कई सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? जिन्हें बैटरी कहते हैं। इनके संयोजन की प्रमुख 3 विधियां हैं। इनके संयोजन की प्रमुख कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। इनके संयोजन की प्रमुख 3 विधियां हैं, जिसमें देखेंगे आज हम फर्स्ट मेथड समझते हैं। बात भाई, संधारित्र में वही किया गया, प्रतिरोध में हाई स्कूल में वही किया गया, वही चीज इसमें। ये हमारा कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम, इन सीरीज श्रेणी क्रम। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, फिगर हमने बना दिया है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखिए 3 सेल को दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिए इधर कि समझेंगे बात। हाँ, इसमें 3 सेल है। तो क्या किया गया है कि परिपथ, ध्यान देंगे, पहले देखेंगे क्या यहाँ पर क्या, ये जो हमारी लंबी लाइन है ये धन प्लेट को बताती है, छोटी लाइन ऋण प्लेट को। तो यही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि
पहले सेल क्या, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है? पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से, दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से। भाई देखिए, पहला जो सेल है इसका निगेटिव प्लेट किससे कनेक्ट है? पहले के दूसरे के धन से, और दूसरे का निगेटिव तीसरे के धन से। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे के धन से, दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन से जोड़ा जाता है। तो यही कहेंगे, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्लेट पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे के धन से, पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे के धन से तथा दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से डॉट डॉट डॉट, यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, तीसरे के धन से जोड़ते हैं। तो यहां तक बात आप लोगों को इसमें फिगर से ही देखकर समझ में आ गया होगा। इस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध क्या माना गया है? R, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? R, आंतरिक प्रतिरोध RR होगा, क्योंकि सभी सेलों के प्रतिरोध समान है। तो अब यहां पर देखेंगे हम क्या कहेंगे। अब मान लीजिए इसमें तीन सेल को ही दिखाया गया है, लेकिन ये मान लिया जाए कि n सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हम यही कहते हैं, माना तीन के बजाय क्यों ही हम तीन में सीमित रहे, हम n ले लें ताकि चाहे जो संख्या हो। तो माना n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके प्रत्येक सेल का क्या विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। अब यहां तक बात तो समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना होगा, n सेल अगर सीरीज में ऐड है तो n सेलों का कुल वैद्युत वाहक बल क्या होगा? तो यहां पर देखेंगे, अतः n सेल का कुल विद्युत वाहक बल, भाई क्या होगा, एक का E है तो n का क्या हो जाएगा? Ne हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो n सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो वही कहेंगे n सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? स्मॉल nr हो जाएगा। अगर सेल n है तो चूंकि आंतरिक कुल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध nr हो गया और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? nr, जो आंतरिक प्रतिरोध टोटल है,
प्लस तार या परिपथ का प्रतिरोध इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि परिपथ में आई धारा बह रही है, तो वही कहेंगे कि यदि परिपथ में आई धारा बहती हो तो क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई अपान एन आर प्लस कैपिटल आर, ये इसका फार्मूला है। वैसे समझिए भाई, आया कहां से, ये B इक्वल आई आर समझते हैं, तो I इक्वल क्या होगा, V अपान आर। यहीं से ये वोल्टेज या विद्युत वाहक बल अपान प्रतिरोध, यहां से ये आया है। अब यहां पर कुछ बात को समझेंगे। जब ये हमें प्राप्त हो गया कि n सेलों को सीरीज में ऐड कर दिया गया, तो उसमें बहने वाली धारा क्या आया, कुल सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। अब यहां से गौर कीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें, इसमें भी कंडीशन है। देखिए फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, एक बात समझेंगे, ये जो सेल है इसमें भी क्वालिटी होती है, कोई सेल बहुत बेटर होता है, कोई सेल कम अच्छा होता है, मतलब तरह तरह के सेल होते हैं। तो यहां से देखिए, अगर ध्यान देंगे, यदि एन आर मतलब कुल सेलों का कुल सॉरी देखेंगे, तो यदि एन आर लेस देन कैपिटल आर, कहने का मतलब सेल इतना अच्छा हो कि सेलों का जो कुल प्रतिरोध है वो परिपथ के प्रतिरोध से बहुत बहुत कम हो। कहने का मतलब एनआर कुल आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध से। तो दिस इंप्लाइज क्या, टोटल आंतरिक प्रतिरोध हम टेंड्स टू जीरो मान सकते हैं, लगभग जीरो के आसपास टेंड करेगा। तब यहां पर देखिए फार्मूला क्या आ जाएगा, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर था एन ई और नीचे बचा केवल कैपिटल आर। अब ध्यान देंगे, अगर एक सेल देखेंगे, ये ई अपान आर जो है, यहां से देखेंगे क्या आ रहा है, हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, एन ई अपान आर, ये बराबर हुआ एन इंटू ई अपान आर, का मतलब क्या हुआ, एक सेल द्वारा दी गई धारा। अरे भाई धारा बराबर ई अपान आर होता है, तो एन इंटू एक सेल की धारा, तो इससे क्या निकल के आया, इतना। ये देखेंगे क्या निकल के आया, यदि कई सेलों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, तो सेल द्वारा दी गई जो धारा है, एक सेल द्वारा दी गई हाँ, जो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, देखो परिपथ में बहने वाली कुल धारा एक सेल द्वारा दी गई धारा का सीधा n गुना हो जाएगा। मतलब एक सेल अगर 10 एम्पियर की धारा दे रही, तो 10 सेल सीधा 100 एम्पियर की धारा हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा, कि यही कहा जाए, क्या आएगा कि परिपथ में कुल धारा एक सेल की धारा का, एक सेल की धारा का n गुनी होगी। तो ये तो भाई बहुत बेटर सिचुएशन माना जाएगा। इसका मतलब विकल्प में पूछ सकता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या कंडीशन होगा कि धारा अधिकतम हमें प्राप्त हो। तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध से बहुत कम होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर n कुल आंतरिक प्रतिरोध ग्रेटर देन कैपिटल आर हो,
खुद ही समझिए कि कुल ताकत सेल की अंदर ही खर्च हो जा रही है। तो जब ये ग्रेटर होगा तो कैपिटल आर टेल्स टू क्या है, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल आर टेल्स टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं। तब क्या हो जाएगा, अब देखें आई बराबर, ध्यान दीजिए, आई बराबर एन ई अपान एन आर, एन एन कैंसिल, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान आर। देखो इससे क्या पता लगा कि कनेक्ट तो हमने किया है एन सेल, लेकिन हमें धारा कितनी मिलेगी, एक सेल के बराबर। मतलब वही हुआ कि क्या कहा जाता है, कहावत है गांव में कि ओद ओद लावे और झुरे झुरे बेचे। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस स्थिति में केवल एक सेल की धारा प्राप्त होगी। इस स्थिति में केवल एक सेल की धारा प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें और कुछ ना जाने तो एक बात तो 100% जाने कि अगर कई सेलों को श्रेणी क्रम में ऐड किया जाए तो धारा अधिकतम कब मिलेगी, तो उसके लिए यही है कि सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध से बहुत बहुत कम होना चाहिए। तो अब हम यही कहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और फिजिक्स एंड मैथ्स क्लास बाय दुबे सर को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।